काली बहू। शुक्र है आ गई मैडम। सॉरी, आई एम सो सॉरी सुनील। तुम तो जानते ही हो ना यहाँ के रास्ते में कितना जाम रहता है। पता है मैं पूरे 1 घंटे पहले निकली थी हॉस्टल से। पहले ऑटो इतनी देर से मिला, उसके बाद रास्ते में इतना जाम कि पूछो मत। बाप रे, बस ये समझ लो कि पूरी दुनिया से लड़कर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। लड़ाई चाहे कैसे भी हो, तुम्हें कौन हरा सकता है काली माता। क्या कहा तुमने? सुनील, क्या औरों की तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो? अरे नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था बस। रहने दो सुनील, मैं सब समझ गई। तुम भी बाकी सब की तरह ही हो। नहीं काव्या, ऐसा मत कहो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें हंसाने के चक्कर में मैं तो तुम्हें नाराज कर बैठा। अब माफ कर दो यार। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से कभी भी काली माता से पंगा मत लेना, समझे क्या? इतना कहकर काव्या जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल सुनील को लगा था कि काव्या वाकई उससे नाराज हो गई है, पर ऐसा था नहीं। काव्या एक हंसमुख और बहुत ही समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि सुनील उससे बहुत प्यार करता है। काव्या एक गांव की रहने वाली लड़की थी और फिलहाल वो शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके काले रंग की वजह से सब उसे नापसंद करते थे। सुनो ना, एक बात पूछूं? सच्ची सच्ची जवाब देना। आप पूछो ना। कॉलेज में एक से बढ़कर एक गोरी चिट्टी हूर की परियां घूम रही हैं, तो फिर तुमने मुझे क्यों चुना? देखो, मुझे बचपन में ही ये ज्ञान मिल गया था कि ये भगवान ने मुझे ये जीवन किसी काली और गरीब सी लड़की की जिंदगी संवारने के लिए दिया है। सुनील, फिर से? अच्छा बाबा, सच सच बताता हूँ। ये तो सच है कि तुम्हारा रंग काला है, और ये भी सच है कि तुम किसी राजा महाराजा की बेटी भी नहीं हो कि मैं तुमसे दौलत के लिए प्यार करूं। तो बात ऐसी है मैडम कि सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है, जो उन गोरी चिट्टी लड़कियों से नहीं मिला, लेकिन तुमसे मिल गई। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा मिजाज मुझे बहुत पसंद है, और जो खूबसूरती मैंने तुम में देखी है वो कोई और देख ही नहीं सकता। समझी मेरी ब्लैक ब्यूटी? सुनील और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शाम को काव्या जब अपने हॉस्टल के कमरे पर पहुंची, तब उसने अपनी दराज खोलकर उसमें से एक फोन निकाला। उसने देखा कि उस फोन में उसकी माँ की 4 मिस कॉल्स थी। हेलो माँ, आप कैसी हो? कैसी हूँ? आहा, जान सूख जाती है मेरी जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो। मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। ठीक कहाँ तुम? अरे माँ, मैं ठीक हूँ, और आप मेरी चिंता मत किया करो। मेरे साथ सुनील है ना? क्या 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 कहा? सुनील? ये कौन है? वो कुछ नहीं माँ, वो मैं। काव्या, सच सच बताओ, कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो? नहीं माँ, वो तो बस मेरे अच्छे दोस्त हैं बस। ठीक है, तो कल हम आ रहे हैं तुम्हारे उस दोस्त से मिलने। नहीं, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं कह रही हूँ ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और तुम्हारे पापा कल आ रहे हैं बस। ठीक है, पर माँ, पर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। माँ, लाव लश्कर के साथ मत आना प्लीज। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया। गायत्री को काव्या की बात समझ में नहीं आई, और तभी पीछे से काव्या के पिता ने कहा, क्या हो गया ठकुराइन, इतनी परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं मैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कोई लड़का है जो काव्या को। क्या? नाम बताओ उसका, अभी होश ठिकाने लगवाता हूँ मैं उसके। अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि वो लड़का काव्या को पसंद है। जब मैंने कहा कि हम दोनों कल शहर आ रहे हैं, तो उसने कहा कि लाव लश्कर के साथ मत आना। इसके तो बस 2 ही मतलब हो सकते हैं।
हो सकता है कि काव्या ने हमारे बारे में अपने इस दोस्त को कुछ बताया ना हो, या फिर वो अपने दोस्तों और उस लड़के के सामने कोई दिखावा नहीं करना चाहती है। एक काम करो, कल हम बहुत सादे कपड़ों में जाएंगे उससे मिलने। ठीक है जी, ऐसा ही करते हैं। गजराज सिंह अपने गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके पास बेहिसाब दौलत और जमीन जायदाद थी। वो एक बड़ी सी हवेली में रहते थे और काव्या उनकी इकलौती बेटी थी। अगले दिन बहुत सादे लिबास में वो दोनों काव्या के कॉलेज पहुँचे। देख तो, काली काव्या के फटीचर माँ बाप आए हैं। इतने में सुनील और काव्या भी वहाँ गए। सुनील ने आते ही उन दोनों के पैर छुए। सुनील के संस्कार देख गजराज सिंह और गायत्री को बहुत खुशी हुई। हाँ भाई सुनील, तुम हमारी बेटी को खुश तो रख पाओगे ना? हाँ जी, मैं उसे रानी बना कर रखूंगा। मुझे नौकरी भी मिल चुकी है, बस ये लास्ट सेमेस्टर के बाद ज्वाइन करना है। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं काव्या को अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ। सुनील काव्या के माता पिता को बहुत पसंद आया। इस रिश्ते पर हामी भरने के बाद गजराज और गायत्री दोनों अपने गांव लौट गए। सही सोचा था हमने। सुनील को हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता है। सच में काव्या ने अपने लिए हीरा ढूंढा है। ऐसा लड़का तो हम भी नहीं ढूंढ पाते जी। सही कह रही हो, सच में हीरा है लड़का। गायत्री और गजराज सिंह काव्या की समझदारी और उसकी पसंद से बहुत खुश थे, लेकिन सुनील की माँ कमला देवी को इस शादी से ऐतराज था। सुनील बेटा देख, मेरी बात सुन। कहाँ तू इतना गोरा और कहाँ वो काली कोयले जैसी, और अब तो तेरे पास अच्छी नौकरी भी है और कहाँ वो फटीचर लोग। अरे तेरे लिए तो मैं परी जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, जो सुंदर भी होगी और पैसे वाली भी। माँ, बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद हम भी तो फटीचर हो गए थे ना। तब आपने मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ऐसे ही मैं और काव्या भी खूब मेहनत करेंगे, और मैंने उसका दिल देखकर उससे शादी का फैसला किया है, ना कि उसका रंग और उसका बैंक बैलेंस देखकर। सुनील की जिद के आगे कमला चुप हो गई। गायत्री और गजराज ने काव्या और सुनील की शादी करा। अपनी नई जिंदगी में काव्या और सुनील बहुत ही खुश थे। सुनील दफ्तर जाता और काव्या पूरे घर का काम संभालती, लेकिन इसके बावजूद उसकी सास कमला उसके रंग और उसकी गरीबी को लेकर उसे ताना मार ही देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन पैर फिसलने की वजह से कमला अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। काव्या के फोन करने पर सुनील भी फौरन अस्पताल पहुंचा और फिर थैंक यू सो मच काव्या, तुम नहीं जानती कि आज तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। कैसी बात कर रहे हो? वो मेरी भी माँ है। कमला अस्पताल के जिस कमरे में थी वो उस अस्पताल का सबसे महंगा कमरा था। ये देखकर सुनील थोड़ा हिचका तो जरूर, लेकिन उसने काव्या से कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकलकर अपने बॉस को फोन करने लगा ताकि वो उनसे कुछ एडवांस सैलरी मांग सके। दूसरी तरफ काव्या भी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। चलो भगवान का शुक्र है कि कमला बहन जी ठीक है। अच्छा बेटा, जितना जल्दी हो सके हम आ रहे हैं वहाँ, लेकिन ये बताओ हम इस बार क्या बनकर आए? जैसा आपको ठीक लगे माँ, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। ठीक 2 घंटों के बाद अस्पताल में एक बहुत ही महंगी कार आकर रुकी। वेलकम चेयरमैन सर। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। सब ठीक है? यस सर, ऑल गुड। डॉक्टर शर्मा, मेरे दामाद जी से मिलिए, मिस्टर सुनील। ओह हेलो सर। हेलो सर। अरे आज चरण स्पर्श नहीं करोगे दामाद जी? और फिक्र मत कीजिए, ये अस्पताल भी हमारा ही है और यहाँ के लोग भी। कमला बहन जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा यहाँ। I am a royal black beauty. Do you get it? सुनील सारी बात समझ गया था। वो हैरान जरूर था, लेकिन उसे इस बात पर गर्व भी हो रहा था कि वाकई
वो काव्या की नजर में अपना सच्चा प्यार साबित कर पाया था और काव्या के रूप में उसे एक बहुत ही अच्छी। सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थी, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहाँ स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वही सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है, अच्छा खाता पीता घराना है उसका, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। क्योंकि सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहाँ आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वही खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी, कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे, तभी वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है, पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहाँ आई थी, मगर भोली भाली राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है,
उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मामूली दुकानदार जो, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखे तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक हो, तो तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़े ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो, उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। राधा खिलखिलाकर हंसती। चलो, इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुँचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहाँ आए। अरे मैं पूछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। पर से बैंक में तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर, गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहाँ का मैनेजर आप मुझे बना दे तो
बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पति को हाँ बोल दिया। अब सीमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपने दौलत की झूठी शान दिखाकर चलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।